मॉर्निंग एवरीबॉडी, अंशुल कुमार हियर। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं मदमेश्वर मंदिर के लिए। तो जैसा कि आपने मेरा मदमेश्वर सीरीज़ का पहला ब्लॉग देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि हम जब मालखंबा के लिए आ रहे थे तो रास्ते में पूरा अंधेरा हो गया था और मोटी बारिश भी हो रही थी, तो हम काफ़ी भीग चुके थे और अमन भाई का हेडेक काफ़ी हो रहा था। तो हमने सोचा कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और वहीं पर हमने नाइट स्टे किया। तो अभी हम बस मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ सीधे आपको मदमेश्वर जी के मंदिर में। दोस्तों फाइनली वो पल आ चुका है जिस पल का हमें इस ट्रैकिंग के दौरान बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं मदमेश्वर जी के इस पवित्र धाम में। जैसा कि आपको सामने मदमेश्वर जी का सुंदर मंदिर दिख रहा होगा। दोस्तों जो ये आध्यात्मिक अनुभव है उसके एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मदमेश्वर जी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो चलिए चलते हैं, करते हैं मदमेश्वर जी के दर्शन। दोस्तों मदमेश्वर भगवान शिव को समर्पित पंच केदारों में से दूसरा केदार है और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र में अपने सभी कौरव भाइयों का वध कर दिया था तो उनके ऐसा करने से भगवान शिव काफ़ी नाराज़ हो गए थे और फिर पांडव अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए मदमेश्वर आए और भगवान शिव ने यहीं पर उन्हें अपने मध्य भाग यानी कि नाभि के रूप में उन्हें दर्शन दिए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बूढ़ा मदमेश्वर और यहाँ से 2 किलोमीटर का इंक्लाइन ट्रैक है। तो स्टॉप के पीछे पड़ता है बूढ़ा मदमेश्वर जी का छोटा सा मंदिर। तो मैं आपको बताऊँ, बूढ़ा मदमेश्वर में एक बहुत ही सुंदर सी झील है जिसके सामने केदारनाथ, तुंगनाथ और चौखंबा जैसी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और चारों ओर कोहरा भी लगा हुआ है तो हमें शायद वो देखने को नहीं मिलेगा। और आप देखिए यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है मदमेश्वर जी का सुंदर सा नज़ारा। जो आपको एक घर दिख रहे हैं वो है कुछ होम स्टे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ, कपड़े शूज़ सारे भीग गए और कुछ ऐसा रास्ता है बूढ़ा मदमेश्वर जाने के लिए। यहाँ पर भाई लोग भी पूरा भीग चुके हैं। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको ये गाय दिख रही होंगी, ये यहाँ वालों की गायें हैं। जो नीचे राशि गाँव, अंगतोली और कोंडाल गाँव पड़ता है नीचे, तो वहाँ वालों की ये गायें यहाँ पर रहती हैं। वो यहाँ पर चराने के लिए इनको छोड़ देते हैं। तो बहुत कीचड़ हो गया, बहुत डूब रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से लगभग अभी कितना 1.5 किलोमीटर होगा बूढ़ा मदमेश्वर। तो भाई मतलब आसान नहीं है मदमेश्वर या फिर पंच केदारों की यात्रा करना, उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। जैसे रुद्रनाथ भगवान की जो यात्रा है वो भी लगभग 27 से 28 किलोमीटर की है, वो भी बहुत टफ है। और यहाँ करके मुझे लगा कि मदमेश्वर की यात्रा भी टफ है। तो आप ज़रूर आइए, अगर आप आ सकते हो तो ज़रूर आना है इस जगह को एक्सप्लोर करना। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का व्यू। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बूढ़ा मदमेश्वर। ये है बूढ़ा मदमेश्वर जी का एक छोटा सा सुंदर मंदिर और यहाँ पर 2 झील पड़ती है। एक झील ये है और एक झील
ये रही। तो यहाँ से सामने केदारनाथ, तुंगनाथ, ये और भी काफ़ी पीक्स दिखती हैं, काफ़ी पर्वत दिखते हैं ऐसे, तो आप देख लीजिए। अभी हम बूढ़ा मुंडेश्वर से नीचे आ चुके हैं। हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, हाड़ मांस कपा देने वाली ठंड, हाथ पूरे सुन हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अपना व्लॉगिंग सेटअप भी मैं बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो भाई बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार है। आप कभी भी अगर ट्रैक पे आते हो तो खास करके बारिश में कभी मत आओ, क्योंकि बारिश में एक्चुअली यहाँ पर कीचड़ बहुत हो जाता है और चलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत देखो शूज आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी हो चुका है, भाई के शूज भी, कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं। तो भाई बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, पर मैं बोलूंगा बारिश में कभी ना भूला जूबी वाली आखा। नहीं ऐसा है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बारिश कब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कब बारिश शुरू हो जाए। तो बस अभी हमें यहाँ से जल्दी से भागना है वहाँ पर जहाँ पर हमारी स्कूटी खड़ी है। और अभी मध्यमेश्वर बाबा से विदा लेने का वक्त हो गया है। मध्यमेश्वर बाबा जी का बुलावा रहेगा तो यहाँ एक बार फिर से आएंगे और इन आध्यात्मिक पलों को एक बार फिर से जिएंगे। तो दोस्तों आपको जो ये दो नदी दिख रही है, एक नदी ये और एक नदी ये, तो इस नदी का नाम है मधुगंगा, जो कि आती है नंदीकुंड पांडवसेरा से। और ये जो नदी आप देख रहे हो इसका नाम है मोरखंडा, जो कि आती है चौखंबा पर्वत से। तो यहाँ पर इन दो नदियों का संगम है और ये दोनों मिलकर के बन जाती है मंदाकिनी। दोस्तों मैं अभी रास्ते में चल रहा था, तो चलते चलते मुझे यहाँ पर एक भाई मिल गए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया है, तो ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो थैंक यू भाई सभी आप लोग भैया का चैनल सब्सक्राइब करो। ना दगड़े नहीं दगड़े अब बड़ी मतलब समझो। तुम्हारा गाँव का अच्छे गाँव का अच्छे हरिद्वार से? हरिद्वार से नहीं लगना स्वामी हरिद्वार एक दिखा ना। अरे अब डालने सो, अब यूट्यूब पर डालने सो सबून देखना, सबून देखना अखबार में जाके अब अखबार में नहीं अब देख ले। हाँ तुम्हारा सब कुछ बोली भी हो दो, अच्छा लगा आपसे मिलके। बिल्कुल आप लोग को देखना गोपेश्वर जाना। हाँ अब अंतोली में गाड़ी खड़ी करी ना, तो एक बार गाड़ी में अपनी गाड़ी में जाना ठीक जाम। अच्छा तो रास्ते में चलते चलते ये कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो आपने देख लिया होगा कितने सीधे साधे मासूम लोग होते हैं। आंटी जी कह रही थी कि मेरी फ़ोटो वीडियो अखबार में आएगी, मैंने कहा हाँ आएगी। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं सीधे साधे। वैसे तो जो गढ़वाली, पहाड़ी, कुमाऊनी ये लोग होते हैं बहुत सीधे होते हैं, नेचर के बिहेवियर के बहुत अच्छे होते हैं। तो कुछ ऐसी बात है इन पहाड़ों की, पहाड़ी लोगों की। तो अभी रास्ते में चलते चलते मुझे ये अंकल जी मिले, तो इन्होंने अभी अब हमें अपने घर पे इनवाइट किया है, थोड़ा जूस पिलाएंगे हमें। और मैं इनसे कुछ पूछूंगा। तो अंकल जी आपके घोड़े खच्चर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल रेडी। तो जो लोग मेरी वीडियो को देख करके मध्यमेश्वर आना चाहेंगे, हाँ हाँ, तो आप उनको घोड़े खच्चर की फैसिलिटी बिल्कुल देंगे। और उसका चार्ज क्या होगा? अब यहाँ से जो होगा यहीं से मेरे घर से बनतोली संगम से तो 1500 रुपया, 1200 रुपया, 1000 रुपया है ना। और औटोली का जहाँ से गाड़ी चलते है वहाँ से है 2000 रुपया। अच्छा जहाँ गाड़ी का स्टैंड है ना, रांची
तो वहाँ से 2000 ऊपर का 1000 का जाने का। तो जहाँ पर हमने अपनी स्कूटी को छोड़ा हुआ है ना, वहाँ से 2000 रुपये है। और अंकल जी का ये जो घर है, यहाँ का नाम क्या है? बनतोली। बनतोली। तो बनतोली जो ये जगह है, यहाँ से अंकल जी आपको मिल जाएंगे कि आपको घोड़े खच्चर की फैसिलिटी दे देंगे। तो आप बिल्कुल आ सकते हो। जो लोग चढ़ाई को चढ़ नहीं पाते हैं तो आप आ सकते हो मधमेश्वर के यात्रा पे और मधमेश्वर जी के दर्शन कर सकते हो। और अभी हम यहाँ पर देवी धार मंदिर पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर है अतोली धार, जहाँ पर हमने स्कूटी को पार्क किया हुआ है। तो हालत बहुत ख़राब हो गई है अभी नीचे डाउन में चलते वक्त। काफ़ी गर्मी लग रही है, देख सकते हैं मेरा फेस कितना रेड पड़ चुका है। तो हमें किसी भी हाल में अपनी स्कूटी तक पहुंचना है, क्योंकि आज ही हमें गोपेश्वर भी पहुंचना होगा। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि हम गोपेश्वर पहुंच जाएं। तो लेट्स सी। तो अभी आप देखिए, जो आपको सामने ये चोटी दिख रही है, ये वाली चोटी, तो यहाँ है मधमेश्वर भगवान जी का मंदिर। और हम वहीं से इतना लंबा ट्रैक करके अभी वापस जा रहे हैं गोपेश्वर की तरफ। सो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अंतुली घाट पर, जहाँ पर हमारी स्कूटी पार्क हुई है। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। टाइम हो रहा है 6:30। तो अभी गोपेश्वर के लिए निकलना है। तो भाई अभी हम ऊखीमठ पहुँच गए हैं। अतोली से हमने स्टार्ट किया था स्कूटी राइड करना, और अभी हम पहुँच गए हैं ऊखीमठ मार्केट में। आप देख सकते हैं, हम सोच रहे थे कि गोपेश्वर जाएंगे, बट हमें शायद वहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज जाती, तो काफ़ी रिस्की होता। इसलिए हम यहीं पर रुकने की सोच रहे हैं। आज यहीं पर नाइट स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में गोपेश्वर के लिए निकलेंगे। तो गाइस, अभी मैं हूँ ऊखीमठ के एक लॉज में। यहाँ पर मैंने नाइट स्टे करने का डिसाइड किया, और मेरे साथ में जो 2 भाई लोग थे वो निकल गए गोपेश्वर के लिए। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि इतनी रात को राइडिंग करना सही नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ। और कल मॉर्निंग में 6-7 बजे मैं यहाँ से चेकआउट कर लूँगा। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पर अभी एंड नहीं कर रहा हूँ। व्लॉग को मैं एंड करूँगा तो मैं गोपेश्वर पहुँच जाऊँगा अपने घर पर। तो और अगर आप ऊखीमठ आना चाहते हो, ऊखीमठ कभी आते हो और आपको कोई बेस्ट रूम चाहिए जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, तो भारत सेवाश्रम और भारत सेवाश्रम के सामने आपको ये रूम है जहाँ पर मैं अभी स्टे कर रहा हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये रूम मिल जाएगा। लगभग 100 रुपये प्राइस है यहाँ पर, और 100 रुपये खाने का भी प्राइस है। तो आप यहाँ पर आकर के रह सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे नींद आ रही है काफ़ी, सोता हूँ मैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं चेकआउट कर रहा हूँ इस होटल से जहाँ पर मैंने कल नाइट स्टे किया था, अनुश्री लॉज एंड रेस्टोरेंट। और इसके ठीक सामने है भारत सेवाश्रम संघ। तो और आपको जो सामने ये मार्केट दिख रहा है, ये घर दिख रहे हैं, जो ये है गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी के ठीक पीछे उस साइड है केदारनाथ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ओमकारेश्वर मंदिर के लिए, और उसके बाद मैं सीधे गोपेश्वर के लिए निकलूँगा। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ ओमकारेश्वर मंदिर के बाहर। आप जो मेरे पीछे द्वार देख रहे हो, बद्रीनाथ का जो मुख्य द्वार है, उसके बाद सुंदरता में इस द्वार का दूसरा स्थान पड़ता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे ओमकारेश्वर जी के मंदिर में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये है मेरे पीछे ओमकारेश्वर जी का सुंदर सा मंदिर। ओमकारेश्वर जी के बारे में मान्यता ये है कि एक राजा हुआ करते थे, राजा मानदाता।
तो उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव जी की तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर ओंकार के रूप में दर्शन दिए थे। तो तब से इस मंदिर को ओंकारेश्वर जी के नाम से जाना जाता है। और मंदिर के बारे में एक मान्यता ये है कि यहाँ पर उषा और अनिरुद्ध की शादी हुई थी। उषा थी बाणासुर की बेटी और अनिरुद्ध थे भगवान श्री कृष्ण के पोते यानी कि ग्रैंडसन। तो उन दोनों की शादी हुई थी और इधर उनका विवाह स्थल है। मैं आपको वो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे अनुमति नहीं है वो दिखाने की। कोविड की वजह से देवस्थानम बोर्ड जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी है इस तरह से शूट करने की। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। और मैं आपको ले चलता हूँ भैरवनाथ जी के मंदिर में। यहाँ पर ये है भैरवनाथ जी का सुंदर सा मंदिर। तो यहाँ पर जो पंच केदारों के 5 शिवलिंग हैं। कहते हैं कि जो लोग पंच केदारों की यात्रा नहीं कर पाते, दर्शन नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो वो यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं पंच केदारों के। और आपने जो भी अपने जीवन में पाप किए होते हैं तो यहाँ आकर के आपके वो सारे पाप दूर हो जाते हैं, आप पाप मुक्त हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी मान्यता है ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में। और यहाँ पर शीतकालीन पूजा के लिए भगवान केदारनाथ और मद्महेश्वर की डोली को लाया जाता है और यहीं पर उनकी शीतकालीन पूजा भी होती है। तो यहीं अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा की जाती है भगवान केदारनाथ, मद्महेश्वर और ओंकारेश्वर जी की। तो कुछ ये जानकारी दी मैंने आपको। वैसे तो ये जानकारी यहाँ के पंडित भी दे सकते थे, बट वही बात है ना कि परमिशन नहीं है कैमरे पे आने की उनको। तो बस यही कह सकता हूँ मैं। और अब मैं निकलता हूँ सीधे गोपेश्वर के लिए क्योंकि मुझे लेट काफ़ी हो रही है। अभी टाइम हो गया है आई थिंक 9:30 बज गए हैं। तो मुझे किसी भी हाल में अब गोपेश्वर निकलना ही होगा। तो चलते हैं फिर। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। इतने लंबे ट्रैक को करने के बाद जो आप घर पहुंचते हो ना तो इसकी फीलिंग अलग ही होती है, अलग ही खुशी होती है। और मेरे साथ में है मेरा प्यारा सा पपी ब्रूनो। ब्रूनो से हाई टू द कैमरा। नहीं, इग्नोर करेगा। अच्छा, बात करूं मैं अपने ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। और होगा भी क्यों नहीं, वो जगह इतनी खूबसूरत जो थी। एंड आई थिंक किसी भी प्लेस की सुंदरता वहाँ के रहने वाले लोगों से भी बढ़ती है। During this trek, I met lots of beautiful people who were supporting us and showing us the right path. So yeah, they are also the reason of our successful trek. तो जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड आइए, पंच केदार जी के दर्शन कीजिए और नेचर को अपनी आंखों से एक्सप्लोर कीजिए। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।